हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं ध्रुव बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम सभी अपनी पीपीटीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो मैं भी आज अपनी पीपीटी प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। और मेरी जो पीपीटी होने वाली है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे होने वाली है। मतलब मैं आपको बताऊँगा कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया और इसकी कुछ मुख्य बातें। तो वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो इसमें मेरे पास क्या-क्या पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं हम। तो पहले तो हम इसके डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। और उसके बाद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जिनको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पहले हमें ये देखना है। तो ये जो डेवलपमेंट था, ये लगभग 100-150 सालों का एक लंबा प्रोसेस था और इस प्रोसेस में काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो इसमें जो हमारे देश पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्ट्स पास किए थे। तो उनके माध्यम से ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है, वो शुरू हुआ था। तो इन एक्ट्स की जो सीरीज़ है, तो उनमें पहले आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो सबसे शुरुआत में आते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है 1773 से, पहला एक्ट 1773 में आता है। अब हुआ क्या था, आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो 1757 और 1764 आपको ये 2 सन बहुत अच्छे से याद होंगे। अब क्यों याद होंगे? क्योंकि इन दोनों सालों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ जीती थी। तो उनको जीतने के बाद क्या हुआ कि बंगाल के उनको राइट्स वगैरह प्राप्त हो गए, सारे सिविल राइट्स वगैरह। अब जब सिविल राइट्स उनको प्राप्त हो गए, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल भी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए, कि कंपनी वहाँ पे किस तरीके से रूल करेगी, वो एक्ट्स बनाना शुरू किए। सबसे पहले 1773 में एक्ट आया, तो इसमें कंपनी की स्थापना हुई बंगाल में और उनको कुछ अधिकार दिए गए। तो ये एक्ट जो है 20-20 सालों में आते थे। फिर 1793 का एक्ट आया। तो इससे क्या किया गया, आपने कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा, तो उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इससे जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है, वो बंगाल में शुरू हुई। उसके बाद आता है 1813 का एक्ट। अब तक क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल रखा था इंडिया में कि भई हमारी तरफ से, हमारी कंट्री की तरफ से केवल आप एकमात्र कंपनी है जो वहाँ पे जाके ट्रेड करोगे और किसी को ये अधिकार नहीं था। आपका एक छत्र राज, आप जो मर्ज़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं, आपके अलावा भी हमारी जो अदर कंपनीज़ हैं, हम उनको भी भेजेंगे। अब उनको भेज दिया, लेकिन उसमें चाय के साथ, चाय और जो चीन के साथ व्यापार होते हैं, उसमें कंपनी का एक अधिकार बनाए रखा। उसमें कहा भई इनके साथ खाली आप कर लो, बाकी जितने भी व्यापार थे, वो बाकी कंपनीज़ के लिए खोल दिए। अब उसके बाद आता है 1833। अब 1833 में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो हटा दिया गया। अब बंगाल की जगह उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। अब जो बंगाल में था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था पहला। तो अब इंडिया में जैसे ही हुआ, तो वहाँ पे केनिंग आ गया। तो अब वो बंगाल का नहीं, वो पूरे इंडिया का है, तो सारी शक्तियाँ अब उसके पास है। अब उसके बाद आता है 1853 का। तो ये जो है ना, 1857 की लड़ाई से पहले ये सबसे आखिर था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि अब तक जब जो भी कंपनी एक्ट बने थे, उसमें 20 साल का टाइम वो स्पेसिफाई करती थी कि अगले 20 साल बाद भी एक्ट आएगा। लेकिन जब ये आया, तब गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं बताया कि भई अगले 20 साल में कोई एक्ट आएगा। यानी उनकी सीधी मंशा थी कि कंपनी के जो अधिकार है, उनको खत्म किया जाए और वो खुद रूल करे। तो आगे हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि 1857 में जो वॉर हुआ हमारा, 1857 की क्रांति, उसके बाद जो कंपनी थी, उसके बंगाल में राइट्स खत्म कर दिए गए और कंपनी का शासन यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट्स की सीरीज। और अब आते हैं कुछ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट्स, जिनके माध्यम से जो शासन है, वो आगे चला। अब इसमें क्या है 1858 का, तो उसमें सबसे मेन बात तो ये थी कि भई कंपनी ने जो है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अधिकार खत्म कर दिए, अब वो सारे अधिकार उनके पास आ गए। तो और इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था, उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे एक वॉइसरॉय का पद बनाया गया और केनिंग, आपने नाम सुना होगा, वो उन्हें इंडिया का पहला वॉइसरॉय बनाया गया, ठीक है? तो अब उसके बाद आता है 1861। अब 1861 का जब आया, तो इनमें कोई ख़ास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी ने धीरे-धीरे
भारत जो इंडियंस थे तो उनको कुछ राइट्स देने शुरू किए और यहाँ पे जो अदर प्रेसिडेंसीज़ हैं उनके भी कंपनी ने कुछ अधिकार दिए। उसके बाद है 1892 का, जो 1892 का आता है उसमें भी जो स्टेट और अलग-अलग प्रेसिडेंसीज़ हैं तो उनको शामिल किया गया और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इंडियन जो वो थे वॉइसरॉय वगैरह तो उनकी कार्यकारी परिषद में बढ़ावा किया गया, मतलब बढ़ोतरी की गई। अब बाकी अब जो इन अब जो इनके बाद आते हैं वो है 1909 का। तो 1909 में भी क्या हुआ, इसको मोर्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इनमें क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी बात की है। भई अगर एक कोई किसी धर्म का लोग है तो उसको उसी धर्म के लोग चुन सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद आता है 1919 का एक्ट। अब 1919 के एक्ट से क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, मतलब यानी 2 बना दी गई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा आज अपन देखते हैं। उसके बाद आता है 1935, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आज आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसमें जितने भी आप रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह देखेंगे और उनके अगर सोर्सेज़ ढूँढने जाएँगे, तो मोस्ट ऑफ सोर्सेज़ आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है? और अब आता है तीसरा, संविधान सभा की स्थापना, जो डेवलपमेंट में मेरा लास्ट पॉइंट है। तो 1946 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिनमें कि अ, आप जानते हैं कि मतलब उस समय मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी, तो उनके ही मेंबर्स थे। हालाँकि वो इसमें प्रेज़ेंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी 293 मेंबर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो बनाई गई और इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा संविधान बना के तैयार किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की शुरुआत 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन से हुई। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 60 अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उनसे सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। उदाहरण के लिए इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल यूएसए से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स फ्रांस से और राइट टू लाइफ जापान से लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत इसका डायनामिक नेचर है। इस देश के लोगों को यूनिटी के साथ जोड़े रखने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की वजह से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। तो अभी आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा कि मतलब किस तरीके से असेंबली की स्थापना हुई और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इसको बनाने में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो हमारे हिसाब से चीज़ें वहाँ से हमने ली। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में ज़रा बात करते हैं और पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। अब मौलिक अधिकार जो हैं, ये जो देश के नागरिक हैं, उनको कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अब इनका उद्देश्य क्या था कि कुछ ऐसे अधिकार नागरिकों को दिए जाएँ, जिनका अगर जिन अधिकारों का अधिहनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके न्याय माँग सकें। संविधान में मौलिक अधिकार। अब संविधान में ये कैसे-कैसे दिए गए, तो आप अगर संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। जो अ, आर्टिकल 14 से 18 देखेंगे आप समानता का, फिर 18 से 19 से 22 स्वतंत्रता का और 23-24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में अ, माइनॉरिटीज़ के लिए अधिकार है और 32 में सबसे महत्वपूर्ण जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से हमें न्याय माँगने का अधिकार वहाँ पे दिया गया है। मौलिक अधिकारों का परिचय। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अब इसकी जो विशेषताएँ हैं वो क्या है? क्योंकि संविधान में वर्णन इनका किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी बात है वो ये है कि ये न्यायोचित है, यानी हम इन्हें न्यायोचित ठहरा सकते हैं। अगर इनका हनन होता है तो हम सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में अपील कर सकते हैं और वो रिट जारी करके हमें न्याय प्रदान करती है।
तो अब मेरी लास्ट स्लाइड है, वो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि ये क्या होते हैं? तो पहले परिचय जान लेते हैं। जैसे आपने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं, वो देश के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं कि भई उनको कुछ अधिकार दिए जाएँ। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो सरकार के लिए बनाए गए हैं। वो सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि भई आपको अपनी पॉलिसीज़ बनाते समय इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इन डीपीएसपी में बताए गए हैं। अब कहाँ मिलते हैं आपको ये? अगर आप संविधान उठा के देखेंगे तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मिलेंगे आपको। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं? तो सबसे बड़ी बात ये कि ये न्यायोचित नहीं है। अगर इनका हनन होता तो हम मौलिक अधिकारों की तरह सीधे अदालत में जाके ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमें न्याय दीजिए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये न्यायोचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार के लिए उनके लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसी के साथ मेरी पीपीटी खत्म होती है और सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।